हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी घर में होंगे और स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था पॉवर्टी, गरीबी। उसी के अंदर हम पढ़ते हैं। पॉवर्टी जिसे कहते हैं गरीबी। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में देखा कि गरीबी होती क्या है, पॉवर्टी क्या होती है। तो सबसे पहली चीज तो वही थी कि जो व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को, जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल न कर सके, दैट कॉल्ड इज पॉवर्टी। पॉवर्टी की बात करें तो उसके बारे में पढ़ी थी, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं और इसके लिए कमेटियां कौन कौन सी बनाई गई है। ऑर्गेनाइजेशन की बात हमने की थी, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी थी साथियों, आप सभी को बताया था मैंने। सबसे पहले आता है नीति आयोग। योजना आयोग था, वो बाद में क्या बन गया, नीति आयोग। दूसरी इसके लिए काम करती है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका 2019 के अंदर नाम चेंज कर दिया एनएसओ, नेशनल सैंपल नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, जिसका नाम कर दिया। और एक है वर्ल्ड बैंक जो इसके लिए काम करती है। ये तो है ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बात करें कमेटीज की, कि गरीबी की कैलकुलेशन करने के लिए भारत में कौन कौन सी कमेटियां बनाई गई थी। तो इसमें हमने देखा था, जैसे सबसे पहले रथ डाडेकर कमेटी बनाई गई थी, वाई के अलग कमेटी थी, डीटी लक्कड़वाला कमेटी थी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी, सी रंगराजन कमेटी बनाई गई थी, और हाल फिलहाल के अंदर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता के अंदर एक टास्क फोर्स का क्या किया गया था, गठन किया गया था। देखा था आपने सभी ने, भारत देश के अंदर कुछ, भारत देश की जो जनसंख्या है वो कुछ निवास करती है गांवों के अंदर, आप सभी को पता है, और कुछ रहती है शहरों के अंदर। अब गांवों के अंदर भारत देश के अंदर जो गरीबी की कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं, कौन गरीब है कौन अमीर है, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये। तो भारत सरकार ने कैलोरी डिसाइड कर दी। वो कैलोरी क्या थी साथियों, 2400 कैलोरी डिसाइड कर दी। किसके लिए, गांवों के लिए, कि जो व्यक्ति गांवों में रहता है, ठीक है, और 2400 कैलोरी उससे ज्यादा ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। एक व्यक्ति एक दिन के अंदर और 2400 से कम ले रहा है रूरल एरिया में रहने वाला, तो वो क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। शहरों की बात करें तो इनके लिए बताया 2100 कैलोरी। अगर कोई ज्यादा ले रहा है 2100 से तो वो गरीब नहीं है, और 2100 से कम ले रहा है तो क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। उसके हमने देखा था कि गरीबी के प्रकार कैसी कौन कौन सी होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म और एक होती है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में हमने देखा था, जैसे जो बैगर होते हैं ये पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं, हमेशा ये नीचे ही रहते हैं। दूसरे हमने देखा सिग्नल्स वगैरह पे जो चीजें बेचते हैं वो क्या होते हैं, पॉवर्टी लाइन के करीब ही होते हैं, ठीक है, गरीबी रेखा के करीब होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म, जैसे जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, मजदूर वगैरह होते हैं, देखा होगा आपने, इनके पास सुबह काम मिला, शाम को नहीं मिला, शाम को इन्होंने पैसा वो यूज कर लिया, फिर सुबह काम पर गए, जो पैसा मिला उसका यूज कर लिया। तो ये सुबह तो होते हैं गरीब और रात को होते हैं राजा, है ना, देखा होगा आपने, मतलब आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, है ना, होता है ऐसा कई बार। तो ध्यान रखना ये चीज। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज कि गरीबी के प्रकार विश्व के अकॉर्डिंग बात करें तो गरीबी होती है दो प्रकार की। एक होती है सापेक्ष गरीबी और एक होती है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव पॉवर्टी और एक निरपेक्ष होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये होता क्या है देखते हैं इसके बारे में। सापेक्ष गरीबी और एक दूसरा होता है निरपेक्ष गरीबी। दो प्रकार की गरीबी पाई जाती है विश्व के अंदर। सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव पॉवर्टी और निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सापेक्ष गरीबी जो है यह विकसित देशों में पाई जाती है, यह विकसित देशों में पाई जाती है। और जो निरपेक्ष गरीबी है यह विकासशील देशों में पाई जाती है, यह विकासशील देशों में पाई जाती है। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी करवाया था, तभी आपको बता दिया था विकसित देश कौन से होते हैं, विकासशील देश कौन से। जैसे अमेरिका कैसा है,
एक विकसित देश है। फ्रांस कैसा है? विकसित देश है। ब्रिटेन एक विकसित देश है, जहां का लाइफस्टाइल जो रहन सहन होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है? उच्च होता है, हाई होता है। और ऐसे कंट्रीज के अंदर सर्विस सेक्टर पर क्या दिया जाता है? ज्यादा काम किया जाता है कंपैरेटिव किसके? इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के। विकासशील देशों में क्या होता है? ये सर्विस और इंडस्ट्रीज पर क्या करते हैं? ज्यादा काम करते हैं। एग्रीकल्चर पर क्या रहता है? इनका योगदान जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या रहता है? कम रहता है। जैसे भारत कैसा एक देश है? विकासशील देश है। चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये कैसे देश है? सारे डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश है सभी। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका जैसे देशों के अंदर गरीबी नहीं पाई जाती, वहां पर भी गरीबी पाई जाती है, वहां पर भी गरीब लोग रहते हैं। वहां पर गरीबी के जो मेजरमेंट है, जो गरीबी की कैलकुलेशन है, वो रिलेटिव पॉवर्टी मेथड से की जाती है। और जैसे भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, भारत चाइना जैसे देशों के अंदर गरीबी की जो कैलकुलेशन है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेथड से की जाती है। तो पहले हम देखते हैं सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो यही बनना चाहिए, यह विकसित देशों में क्या होती है? पाई जाती है। सच फाउंड एज डेवलप कंट्रीज, ये जो है डेवलप कंट्रीज में पाई जाती है। इसमें करते क्या है? इसमें एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की तुलना, इसमें एक व्यक्ति के आर्थिक स्थिति की तुलना दूसरे व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से की जाती है। कर लीजिए नोट, एक विकसित देशों में पाई जाती है, एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से की जाती है। मतलब एक पर्सन की जो इकोनॉमिक जो उसकी स्टेज है, जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल जो उसकी है स्टेज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसका कंपैरिजन किया जाता है। ध्यान रखना, जो सापेक्ष गरीबी है ये कैसी एक कंपैरिजन पॉवर्टी है, ये एक तुलनात्मक, इसे तुलनात्मक गरीबी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपैरिजन पॉवर्टी, इसे तुलनात्मक गरीबी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपैरिजन पॉवर्टी कहा जाता है, तुलनात्मक गरीबी भी कहा जाता है। कि एक पर्सन है और दूसरा पर्सन है, इन दोनों के बीच में इनकम का जो डिफरेंस होता है ना, वहीं से कैलकुलेट की जाती है कि एक पर्सन है, उसके पास पैसा है मान लो 1 लाख रुपया, दूसरा व्यक्ति है उसके पास पैसा कितना है? 5 लाख रुपया। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है? सापेक्ष गरीबी कहलाता है। उसी से कंपेयर किया जाता है कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति जितना आय का डिफरेंस होता है वो क्या कहलाती है? विकसित देशों के अंदर गरीबी कहलाती है। ठीक है, तो इसे तुलनात्मक गरीबी भी कहा जाता है। और ये कहां पर पाई जाती है? विकसित देशों के अंदर पाई जाती है। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए दो मेथड हैं, एक है लॉरेंज वक्र विधि और दूसरी है गिन्नी गुणांक विधि। गिन्नी गुणांक विधि, लॉरेंज कर्व मेथड एंड ए गिन्नी मल्टीपल मेथड, ये दो मेथड हैं। इन मेथड के द्वारा ही क्या की जाती है? रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन की जाती है। इसमें जो लॉरेंज कर्व मेथड है, ये ज्यादा पूछा जाता है, लॉरेंज कर्व मेथड। इसके अंदर क्या होता है आपके ग्राफ से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये है पर्सन की आय और ये है जनसंख्या, ये क्या है? उनकी जनसंख्या है। ठीक है, मान लीजिए जनसंख्या यहां पर है 0, ये है 10, ये है 20, 30, मान लो इनकम है किसी पर्सन की 10 और उसकी जनसंख्या भी कितनी है? 10। इनकम है 20 और जनसंख्या कितनी है? 20। इनकम है 30, जनसंख्या कितनी है? 30। इनकम है मान लीजिए 40 और पॉपुलेशन भी कितनी है? 40।
इनकम है 50 और पॉपुलेशन कितनी है 50। समझ में आपको ये चीज। अब ये आपने देखा होगा, ये क्या है हमारा, ये कहलाता है लॉरेंज, ये है आदर्श रेखा, इसे कहते हैं आदर्श रेखा। इसे क्या कहते हैं, आदर्श रेखा कहते हैं। अब है क्या, मान लो इनकम अगर किसी व्यक्ति की कम होती है और पॉपुलेशन क्या होती है, अगर बढ़ती रहती है, तो ये ग्राफ आपका इस प्रकार से बनेगा। तो ये ग्राफ आपका इस प्रकार से बन जाएगा। ये देखो, इनकम अगर कम होने लग जाए और पॉपुलेशन अगर बढ़ने लग जाए, तो यही जो डिफरेंस कहला रहा है, यही जो डिफरेंस कहलाता है, यही क्या कहलाता है, लॉरेंज वक्र कहलाता है। या यही जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, तुलनात्मक अध्ययन बताता है कि इनकम और पॉपुलेशन के बीच में, इसे ही कहते हैं लॉरेंज कर्व मेथड कहा जाता है। ध्यान रखना साथियों, लॉरेंज वक्र विधि। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है गिन्नी गुणांक विधि। इसके अंदर क्या है, एक कैलकुलेशन की जाती है। इसके अंदर जो मान होता है, जो कैलकुलेशन के अंदर नंबर आते हैं, वो आता है 0 से लेकर 1 के मध्य मान आता है इनका, जिसका कैलकुलेशन करने पर 0 से 1 के बीच में उसका आंसर आता है। और अगर 0 से 1 के बीच में आता है, तो 0 से अगर 0 आंसर आ रहा है, 0 के करीब आ रहा है, तो क्या है, पूर्ण समानता है। और अगर 1 आ रहा है तो क्या आएगा, आय की असमानता है। अगर 0 आ रहा है तो क्या आएगा, पूर्ण समानता है। और अगर 1 आ रहा है तो आय की असमानता है। आय की क्या है, असमानता है। ध्यान रखना ये चीज, अगर 0 के करीब आ रहा है तो क्या है, पूर्ण समानता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और 1 आ रहा है तो आई के अंदर बहुत ज्यादा क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहां पर एक वक्र विधि से करते हैं, यहां पे कैलकुलेशन मेथड, मल्टीपल मेथड के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान रखना है, सापेक्ष गरीबी जो है या रिलेटिव प्रोबेबिलिटी कहां पर पाई जाती है, डेवलप कंट्रीज के अंदर पाई जाती है। दूसरी चीज, एक व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन को दूसरे व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन से क्या किया जाता है, इसका कंपेरिजन किया जाता है, कंपेरिजन किया। इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है, कंपेरिजन प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, तुलनात्मक गरीबी भी कहा जाता है। और इसमें ये दो मेथड है, कौन कौन से, लॉरेंज कर्व मेथड एंड गिन्नी मल्टीपल मेथड। लॉरेंज कर्व मेथड में आपने देखा, आय ज्यादा थी और ये हमारी पॉपुलेशन थी। जैसे जैसे आय बढ़ेगी, पॉपुलेशन भी क्या होगी, बढ़ रही है। अगर आय कम होने लग जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे आय कम होने से क्या होगा, इस पर असर पड़ेगा और ये ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जो आय पहले ज्यादा थी, अब आय हो गई कम, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यही क्या कहलाता है, लॉरेंज वक्र बताता है कि गरीबी के अंदर क्या आ रही है, कंपैरिजन आ गया है। ठीक है, और दूसरा था हमने पढ़ा था गिन्नी गुणांक विधि, गिन्नी मल्टीपल मेथड। इसके अंदर कैलकुलेशन मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं और इसके अंदर जो मान आता है, जो आंसर आता है, वो 0 से 1 के बीच का आता है। अगर वो वैल्यू 0 के नियर बाय है तो क्या आएगा, पूर्ण समानता है, प्रॉपर क्या है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वहां पर प्रॉपर रूप से मैनेज हो रहा है। और अगर 1 के करीब आ रहा है तो क्या है, आय के, इनकम के बीच में बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, पूर्ण समानता होता है, इनकम में डिफरेंस नहीं है, कम है, और यहां पे क्या है, आय की असमानता, डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। क्लियर हुई चीज आपको यहां तक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। सेकंड हमारी आती है निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सेकंड हमारी आती है निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये कहां पर पाई जाती है, सच फाउंड एज डेवलपिंग कंट्रीज, यह विकासशील देशों में पाई जाती है, विकासशील देशों में पाई जाती है। गरीबी एक ऐसी चीज है जो भारत नहीं, अमेरिका नहीं, विश्व के हर देश में, जैसे अमेरिका जैसे विकसित देश के अंदर गरीबी है, तो सोच के देखो विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज और अनडेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कितनी होगी। ठीक है, तो गरीबी समाज का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, हमें इसे दूर करने का प्रयास करना ही होगा। हम दूर खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसे कुछ हद तक कम करने का प्रयास तो कर सकते हैं।
और भारत देश में अगर आपसे पूछें, भारत देश में जो गरीबी है, किस प्रकार की गरीबी पाई जाती है? निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी पाई जाती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, डेवलपिंग कंट्री है, एक विकासशील देश है। और यहां पर हमारे भारत देश के अंदर कंपैरिजन कैसे किया जाता है? मूलभूत आवश्यकताओं को आधार मानकर, बेसिक नीड्स को बेस मानकर किया जाता है। मूलभूत मूलभूत आवश्यकताओं को मूलभूत आवश्यकताओं को आधार मानकर, मतलब बेस ऑन बेसिक नीड्स जो होती है हमारी, बेस ऑन बेसिक नीड्स को क्या करते हैं हम? आधार मानकर किया जाता है। और भारत में जो गरीबी की कैलकुलेशंस है, मैंने आपको बताया था, कौन करती है? एनएसओ करती है। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है वो भारत देश में क्या करती है? आंकड़ों को इकट्ठा करती है। उन आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम किसका होता है? कितने परसेंट गरीब हैं, कितने परसेंट बेरोजगार हैं, इन आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम कौन करती है? ये मैंने आपको बताया था, एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस का है। इसका नाम ध्यान रखना, इसका नाम 2019 में चेंज कर दिया था, एनएसओ कर दिया था। क्लियर आपको? और ये क्या करता है? हर 5-5 सालों के बाद अपनी रिपोर्ट देता है। आफ्टर 5 ईयर, हर 5-5 सालों के बाद क्या देता है? अपनी रिपोर्ट जारी करता है। भारत देश के अंदर बात करें तो बेसिक नीड्स के आधार पर कैलकुलेशन की जाती है। कैलोरी को भी आधार मानकर पॉवर्टी की कैलकुलेशन की जाती है। और इसके लिए हम क्या बनाते हैं? अलग अलग तरह की कमेटीज बनाते हैं, समितियां बनाते हैं, जो क्या करती है? भारत देश के अंदर गरीबी की कैलकुलेशन करती है। समझ में आएगा आपको? यहाँ पे तो कमेटीज मैंने आपको बता दी थी कौन कौन सी कमेटियां इसके लिए क्या करती हैं, काम करती है। नेक्स्ट अगर बात करें भारत देश के अंदर, तो गरीबी के कारण क्या है? गरीबी के कारण क्या क्या है? गरीबी के किस कारण से गरीबी बढ़ रही है? तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, गरीबी के कारण। रीजन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण क्या क्या है? सबसे पहला आता है गरीबी का सामाजिक कारण, सोशल प्रॉब्लम। जो गरीबी का कारण है वो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सामाजिक कारण है। समाज के अंदर लोगों की जो धारणाएं हैं, समाज की जो लोगों की सोच है, वो क्या है? उसका एक मेन कारण है। आपने देखा होगा समाज के अंदर हमें क्या हो चुकी है कि फ्री की चीज लेने की क्या हो चुकी है? आदत हो चुकी है। कहीं कुछ हो रहा है फ्री के अंदर हम लेने के लिए जाते हैं, हम खुद अपने आप को ऊपर नहीं उठाना चाहते। सामाजिक कारण है ये बहुत बड़ा कि होता क्या है कि देखो, फ्री चीज उनके लिए है जो वास्तव के अंदर उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं कि हम सक्षम होने के बावजूद भी उन चीजों की तरफ क्या होता है? एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है, सामाजिक कारण। समाज उन्हें हीन दृष्टि से देखता है, मतलब उन लोगों को उन्हें ऊपर उठाने के लिए प्रयास भी नहीं करते हैं। दूसरा मेन कारण है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आर्थिक कारण। रीजन ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल रीजन क्या है? आर्थिक कारण क्या है? अगर आप उठना भी चाहो, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए, काफी गरीब है, उसने सोचा कि मैं ऊपर उठना चाहता हूं, लाइफ के अंदर कुछ करना चाहता हूं। वो मान लीजिए उसने सोचा कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, आत्मनिर्भर भारत, आपने सुना होगा, आत्मनिर्भर भारत के अभियान चल रहा है कि हमें हर किसी को आत्मनिर्भर बनना है। अब है क्या, आत्मनिर्भर अभियान के तहत वो सोचते हैं कि मैं कुछ छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, कुछ व्यवसाय स्टार्ट करूं अपना। वो क्या करता है? बैंक में जाता है कि मुझे क्या 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। अब बैंक वाले पहले ही उससे, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास क्या गिरवी हमारे पास रखोगे, ठीक है, इतने सारे लाइसेंस वगैरह उस पर डाल दिए जाते हैं कि आपके पास ये काम करने के लिए लाइसेंस है क्या नहीं है, जमीन है क्या नहीं है, ठीक है। बैंक वाले पहले देखा होगा इतने बड़े महंगे तो लोन दिए जाते हैं। 1 लाख रुपए अगर कोई लोन लेने जा रहा है तो 10 से 12% तो कहते हैं इंटरेस्ट लगेगा पहले तो। अब सोचो व्यक्ति कुछ करना चाहे तो इतने सारे जो इकोनॉमिकली उसके इश्यूज थे बीच में आ गए। पहली चीज लाइसेंस है क्या नहीं है, इतना सारा बैंकों का प्रेशर, उसके बाद कोई ना कोई सिक्योरिटी। आप अब गरीब बंदा है, सोच के देखो उसके पास कहां से सिक्योरिटी के लिए कोई, अगर उसके पास मकान होता ही
अगर उसके पास ज्वेलरी होती, उसके पास अगर लैंड होती, तो कोई जरूरी था कि आपके पास लोन लेने के लिए आता। वो गरीब है, वो अपने आप को सक्षम बनाना चाहता है, अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है, तभी बैंक के पास लोन लेने गया। ऐसे बहुत से इश्यूज रहते हैं कि वो व्यक्ति फिर ऊपर उठने का प्रयास कर ही नहीं पाता है, क्योंकि समाज के अंदर इतने सारे इश्यूज रहते हैं। गवर्नमेंट कितनी ज्यादा ऐसे जो पॉलिसीज वगैरह है ना गवर्नमेंट की, अगर ये पॉलिसीज जो हैं इनको सही तरीके से ऑपरेट किया जाए, तो वास्तव के अंदर भारत देश के अंदर गरीबी खत्म हो सकती है। खत्म नहीं, कुछ हद तक कम हो सकती है, क्योंकि योजनाओं का अच्छे तरीके से लाभ उन्हें मिल ही नहीं पाता है। योजना चलती है कि गरीबों के लिए हम ये करेंगे, सरकार कहती है कि हम गरीबों को 1000 रुपए देंगे, लेकिन उस गरीब तक पहुंचते पहुंचते उसे मिलता है 100 रुपया। वो 900 रुपए कहां चले गए? तो सरकार को जो भी योजनाएं बनानी चाहिए वो एक सिस्टम के अंदर बनानी चाहिए, उनके लिए प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि हम इस प्रकार से इस योजना का लाभ समाज के कल्याण के लिए करेंगे। दूसरे और भी महत्वपूर्ण कारण होते हैं, अंधविश्वास हो गया, कुप्रथाएं हो गई। ठीक है, लोगों के अंदर अंधविश्वास बहुत ज्यादा है आज के समय में, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। ठीक है, काफी सारी ऐसे प्रथाएं बहुत चल रही हैं, जैसे कहते हैं ना अपने रीति रिवाज, ऐसे बहुत सारे हैं जिसके कारण गरीबी का कारण बढ़ता जा रहा है। भारत देश में जो गरीबी है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। एक चीज जो मेन कारण है वो है निम्न उत्पादन, लो प्रोडक्शन, निम्न उत्पादन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न उत्पादन, लो प्रोडक्शन। निम्न उत्पादन का मतलब क्या है? सोच के देखो, आपके पास अगर उत्पादन, अगर प्रोडक्शन बहुत थोड़ा होगा, प्रोडक्शन क्या होगा? अगर थोड़ा होगा, तो आपके पास पैसा भी क्या आएगा? थोड़ा आएगा। बिल्कुल सही बात। अगर सोच के देखो, अगर एक आप 100 किलो आलू बेचोगे तो आपके पास 100 किलो आलू जितने पैसे आएंगे। अगर आप 1000 किलो आलू बेचोगे तो आपके पास 1000 किलो जितने ही पैसे आएंगे। नॉर्मल सी बात है। अगर चीजों की डिमांड नहीं हो रही है तो आपका उत्पादन क्या है? अगर थोड़ा है तो आपका पैसा भी क्या आएगा? थोड़ा आएगा। अगर आपका पैसा थोड़ा होगा तो आपका जीवन स्तर जो है, जो स्टैंड ऑफ लिविंग है, वो भी क्या होगा? बहुत थोड़ा होगा। अगर आपका स्टैंड ऑफ लिविंग बहुत थोड़ा है तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या करोगे? कम करोगे। अगर इन्वेस्टमेंट आप कम करोगे तो आपका जो उत्पादन भी क्या होगा? फिर साथियों कम ही होगा। सोच के देखो, आपको दोबारा फिर एक मैप से करवाता हूं। यह है निम्न उत्पादन है, हमने प्रोडक्शन क्या करी? कम करी। अगर हमने उत्पादन कम करा है, कम चीजों की पैदावार की है, ठीक है, तो पैसा भी क्या आएगा? कम आएगा। आय भी क्या आएगी हमारे पास? कम आएगी। अगर आय हमारे पास कम होगी, इनकम हमारे पास कम होगी, तो हमारा जो जीवन स्तर है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो भी क्या रहेगा? निम्न रहेगा। जीवन का जो स्तर है हमारा, वो भी क्या रहेगा साथियों? निम्न रहेगा। जीवन स्तर अगर हमारा निम्न होगा साथियों, तो हम क्या करेंगे? जो निवेश है, जो सेविंग है, वो भी हम क्या करेंगे? फिर कम करेंगे। निवेश भी हम क्या करेंगे? कम करेंगे। और निवेश अगर कम होगा हमारे पास, तो हम चीजों की डिमांड क्यों करेंगे? क्योंकि चीज है थोड़ी, पैसा भी है थोड़ा, लाइफस्टाइल भी बिल्कुल नामात्र का है, तो हम चीजों का डिमांड भी क्या करेंगे? कम करेंगे। डिमांड अगर कम होगी तो प्रोडक्शन भी अपने आप क्या होता रहेगा? कम होएगा। ये सबसे बड़ा कारण है कि लो प्रोडक्शन गरीबी का कारण। अगर सोच के देखो, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने लग जाए तो पैसा भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। पैसा ज्यादा होने से क्या होगा? हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा जो रहने का जीवन का स्तर है, वो भी क्या होगा? ऊपर उठेगा। अगर जीवन का स्तर हमारा ऊपर उठेगा, हम और नई नई चीजों की क्या करेंगे? मार्केट में डिमांड करेंगे, और हम जो अपना पैसा है वो दूसरी जगह पर क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे क्या होगा? मैं मोबाइल की फैक्ट्री है, मार्केट की फैक्ट्री है, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड हो गई डिमांड। सुना ध्यान से, मार्केट की डिमांड हो, मैंने मार्केट की क्या कर दी? प्रोडक्शन बढ़ा दी। प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी तो मेरे पास पैसा भी क्या आएगा? बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा। पैसा ज्यादा आने से क्या करूंगा? अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो रहने का जो मेरा स्तर है, जो मेरी जिंदगी चल रही है, वो क्या करूंगा? मैं अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ा दूंगा। बढ़ाने का मतलब क्या होगा? मान लो मेरे पास एक 2 BH का फ्लैट है, मैं सोचूंगा कि 3 BH का फ्लैट और ले लूं, या एक बिल्डिंग मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, मैं एक बिल्डिंग और बना लूं।
अब और बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? लोगों को रोजगार रखना पड़ेगा। जो लोग फ्री हैं या उस काम में लगे हुए हैं, उनको मैं क्या दूंगा? रोजगार दूंगा। सही है। रोजगार होने से पैसा आएगा, तो उनकी क्या होगी? धीरे धीरे गरीबी भी क्या होगी? कम होगी। जिससे क्या होगा? फिर लोगों का जो रहन सहन होगा वो बढ़ता रहेगा। निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता रहेगा। तो ये सारा चक्र है गरीबी के अंदर कि लो प्रोडक्शन के कारण क्या हो रही है? गरीबी बहुत ज्यादा भारत में बढ़ रही है। इसीलिए आपने देखा होगा इस लॉकडाउन के अंदर पैसा खत्म होने के कारण या वस्तुओं की मांग कम होने के कारण चीजें हम कम लेने लग गए थे। हम मोबाइल नहीं खरीद रहे थे, हम गाड़ी इतनी नहीं खरीद रहे जितनी पहले के कंपेटिव खरीद रहे थे। तो क्या हुआ? सरकार ने लोन सस्ते कर दिए। आपको बताया था मैंने, रेपो रेट, बैंक रेट कराया था मैंने आपको। अब लोन अगर सस्ते हो जाए, सरकार ने आरबीआई को कहा भी आप कुछ ना कुछ करके मार्केट के अंदर पैसा लेकर आओ, मार्केट में तरलता लेकर आओ, लिक्विडिटी लेकर आओ। अब लिक्विडिटी कैसी आएगी? जब बैंक क्या कर देगा? लोन सस्ते करेगा। लोन सस्ते करेगा अगर बैंक, तो मार्केट में हर कोई बैंक में क्या लेने जाएगा? लोन लेने के लिए जाएगा, पैसा लेने के लिए जाए। क्यों? लोन सस्ता है, हर कोई जाएगा। अब जो पैसा बैंकों के पास जमा था, वो सारा का सारा पैसा लोगों के पास होगा, जेब में होगा उसके। अगर जेब में पैसा होगा तो मार्केट में जाकर के क्या करेगा? चीजों की डिमांड करेगा, मोबाइल की, गाड़ी की, मकान की, मिठाइयों की डिमांड करेगा। डिमांड अगर ज्यादा होगी तो इनकम भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इनकम ज्यादा होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा? बढ़ेगा उसका। देखो, महंगाई, अगर वो चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है, महंगाई इन्फ्लेशन तो आता है। थोड़ी बहुत अगर महंगाई बढ़ रही है तो ये कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी भी है। ध्यान रखना, ये हम पढ़ेंगे आगे, इन्फ्लेशन टॉपिक आएगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है गरीबी का। ध्यान रखना, सामाजिक सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, लो प्रोडक्शन हमारी क्या है? एक मेन प्रॉब्लम है। इसके अलावा जनसंख्या, जो मेन कारण है जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि के कारण भी देख रहे हो आप दिन पर दिन, मतलब छप्पड़ फाड़ के बारिश हो रही है, बारिश, है ना? तो पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी तो देखो हमारे देश में क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, वो क्या है? बहुत ज्यादा है। तो जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो ये गरीबी का एक मेन कारण है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का सही तरीके से न चलना, सरकारी योजनाओं का सरकारी योजनाओं का सही तरीके से न चलना। जो गवर्नमेंट्स के प्लान्स होते हैं, गवर्नमेंट की प्लान एंड पॉलिसी होती है, उनको सही तरीके से रेगुलेट न करना, ये भी गरीबी के क्या है? मेन कारण है। तो समझ में आया होगा आपको आज गरीबी होता क्या है, कैसे कैसे इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, कौन कौन सी कमेटीज काम करती हैं, गरीबी कौन सी कंट्री में किस प्रकार की गरीबी पाई जाती है, और जो गरीबी के जो कारण हैं वो कौन कौन से कारण होते हैं। तो आज के लिए साथियों आपके लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू साथियों। घर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। परिवार हमारी एक अद्भुत धरोहर है। परिवार ही हमारा एक संसार है। अगर हमारा परिवार खुश होगा तो हमारा जीवन खुश रहेगा। हम खुश रहेंगे तो हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, स्टडी करेंगे तो हम नौकरी लग पाएंगे, जिससे पूरा हमारा परिवार क्या रहेगा? खुशहाल रहेगा। ठीक है, ये चक्र है, इसको कहीं भी चला लो चलता ही रहेगा। परिवार के अकॉर्डिंग चला लो, इनकम के अकॉर्डिंग चला लो। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।